देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल होते कोरोना की। पिछले 5 दिनों में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे साफ दिख रहा है कि भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और पिछले कई दिनों से रोजाना 6000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। आज कोरोना मरीजों की संख्या 7000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना की इसी रफ्तार ने लोगों में डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है कि भारत अब कई देशों को पीछे छोड़कर कहीं टॉप 5 में न पहुंच जाए। ऐसे में भारत ने कोरोना संक्रमितों की संख्या में ईरान को भी पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है, यानी कि टॉप 10 में अब भारत पहुंच गया है, जो बड़ी चिंता का विषय भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसे ही रफ्तार बढ़ती गई तो कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। भारत सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में जब से ढील दे रही है, तभी से प्रवासी मजदूरों का घर जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और तब से कोरोना ने रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सवाल है कि न वैक्सीन न दवाई, कैसे जीतेंगे कोरोना से लड़ाई? क्या कोरोना से लड़ाई अब कमजोर पड़ती जा रही है? इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। ये वायरस अब विस्फोटक होता जा रहा है। कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन कोरोना के आगे ताकतवर देश भी बेबस हैं। इस वायरस ने भारत समेत कई बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। भारत में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे ये साफ लगता है कि भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पिछले 4 दिनों में जो आंकड़े आए हैं वो काफी डराने वाले हैं। पिछले 4 दिनों से रोजाना कोरोना के 6000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। मरीजों की संख्या में बेतहाशा हो रही बढ़ोतरी के कारण भारत ईरान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सर्वाधिक कोरोना संक्रमित देशों की सूची में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि यदि इसी रफ्तार से केस बढ़ते रहे तो भारत जल्द ही तुर्की को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल हाल के दिनों में भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 4 दिनों के दौरान रोजाना करीब 6000 से ज्यादा नए केस सामने आने के बाद पिछले 24 घंटों में करीब 7000 मरीज हो गए हैं। अब भारत दुनिया में कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित 10वां देश बन गया है। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,38,845 हो गई है, जबकि ईरान में कोरोना के 1,33,701 मरीज हैं। ईरान में औसतन रोजाना 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि भारत में औसतन उससे 3 गुना अधिक नए मामले रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। दुनिया के सर्वाधिक संक्रमित देशों की सूची में इस समय तुर्की 9वें स्थान पर है। वहां पर औसतन रोजाना 1000 नए केस सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आई तेजी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि भारत 4 से 5 दिनों में तुर्की को भी पछाड़कर दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच जाएगा। अमेरिका अभी भी दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। यहाँ 16 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ब्राजील में 4 हफ्ते में करीब 3.5 लाख मरीजों की पहचान की गई है और वो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। ब्राजील के बाद रूस, यूके और स्पेन तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर हैं। यूके और फ्रांस को छोड़ दें तो बाकी सभी प्रभावित देशों में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तुर्की में इस समय कोरोना के 1.55 लाख मरीज हैं और वो 9वें स्थान पर है, जबकि जर्मनी 1.79 लाख मरीजों के साथ 8वें स्थान पर बना हुआ है। इन दोनों देशों में मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन भारत में एक्टिव केस मिलने की रफ्तार इन दोनों देशों से ज्यादा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि भारत जल्द ही सर्वाधिक संक्रमित देशों की सूची में एक छलांग और लगाकर तुर्की को पीछे छोड़ देगा। भारत 16 मई को चीन को पीछे छोड़ते हुए 1 लाख मरीजों वाली देशों की सूची में शामिल हुआ था। कोरोना संकट के 100 दिन गुजारने के बाद भारत ने चीन को पीछे छोड़ा था। करीब 15 दिन पहले भारत ने कनाडा और पेरू को पीछे छोड़ते हुए 14वें स्थान से सीधे 11वें स्थान पर छलांग लगा दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। हाल के दिनों में देश में कोरोना के जो मरीज सामने आए हैं, उनमें प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश में सर्वाधिक संक्रमित राज्यों की सूची में महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर बना हुआ है। तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान में कोरोना पैर पसारता जा रहा है। अगर मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से अगर बढ़ने लगेगा, जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हो कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल
इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। भारत जैसे देश कोरोना की मार से झुलस रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। बीमार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक किसी भी देशों ने कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाया है। कई देशों ने दावे तो किए हैं, लेकिन वैक्सीन बाजार में नहीं आए हैं। अब तक इसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। भारत भी वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को ये बताया, देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए 14 उम्मीदवारों में से 4 जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल के चरण में प्रवेश कर सकते हैं। यानी 4 वैक्सीन का जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो सकता है। Our scientists are already working on developing a vaccine. The whole world is working in that direction. Right now, we are trying to not only do the genetic sequencing, we are trying to develop a vaccine. We are part of, our country is also doing it separately, but also we are part of the WHO Solidarity Trial. But I have said it time and again that the vaccine development is something which you can't do overnight. It will take some time. It may take 1 year, it may take more than that. कोरोना पर अब तक कोई भी देश पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया है। वैक्सीन बनाने के दावे तो बहुत लोगों ने किए हैं, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली है। अब सवाल है कि भारत जैसे देश कोरोना की रफ्तार को कैसे रोकेगा, कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका कोरोना को रोका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो मुद्दा में आज दरअसल हम बात करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही कोरोना की। दरअसल कोरोना संक्रमण मरीजों की जो रफ्तार है लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिल रही है। ऐसे में चरमराती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार एक तरफ लॉकडाउन में ढील दे रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे कि क्या भारत में आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है कोरोना, और तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष है IMA के। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर DR राय जी जुड़ गए हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल है IMA के। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर यश गुलाटी जी जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल के। डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट है यशोदा अस्पताल में। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर विनय अग्रवाल जी आपसे है, क्योंकि जाहिर तौर पे कोरोना जिस तरह से रफ्तार कोरोना ने पकड़ ली है, क्या ये माना जाए कि अब भारत में आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है कोरोना? देखिए नेहा जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम कितना भी कहें कि हमारे देश में अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना ने कम्युनिटी स्प्रेड की शेप ले ली है। जिस तरीके से नंबर्स अब कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं 6000 और 7000 रोज के इससे केसेस बढ़ रहे हैं। ये उन केसेस में है जो सस्पेक्टेड केसेस हैं। अभी कम्युनिटी टेस्टिंग तो हमने शुरू ही नहीं किया है, और क्योंकि सस्पेक्टेड केसेस में भी 5-6 हजार केसेस रोज हमारे पास आ रहे हैं, और जिसमें 150-200 के करीब डेथ्स भी रोज हो रही हैं पूरे उसमें। और अभी भी ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे हम 1-1 लाख लोगों तक की भी चेकिंग नहीं कर पाए हैं। इन सब बातों से ये पता लगता है कि हम एक ऐसे डेंजर पॉइंट में हैं, एक ऐसे बॉम्ब पे बैठे हैं कि वो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। और मैं कहूंगा लगभग आप अगर इसे ऐसा कहें कि वो एक्सप्लोड कर गया है, तो इसे कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से अब 1.5 लाख के करीब हमारा नंबर टच कर रहा है, जिस प्रकार से 4000 के करीब डेथ्स हुई हैं, कुछ स्टेट्स में ये कंट्रोवर्सी है कि डेथ को अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या बाकी चीजें हो रही हैं। इन सब बातों के होते हुए मुझे लगता है कि एक बड़ी सीरियस सी सिचुएशन बनती जा रही है। और खासकर ये जो अभी विस्थापित हमारे लेबर की जो प्रॉब्लम हुई है, जो डिफरेंट स्टेट्स में करीब 50-60 लाख लेबर के लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। हम कितना भी नारा दें सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, अगर उन लोगों को देखें जिनके लिए खाना और भूख और इन सब चीजों की प्रायोरिटी है, उन लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग हमने देख लिया कि स्टेशन पे क्या है, सड़कों पे क्या है। तो वो लोग अपने अपने एरिया में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज है ही नहीं उन गाँव में,
वहां जाके किस प्रकार का स्प्रेड करेंगे और किस प्रकार की आने वाले 15-20 दिन में सिचुएशन होगी, ये बड़ी भयानक होगी और हमको उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर D.R. राय जी, कितना आप सहमत है? क्योंकि जाहिर तौर पे अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर है, जिस बात का जिक्र भी विनय अग्रवाल जी कर रहे थे, जो प्रवासी मजदूर है उनसे पहले शहर तक ये जो कोरोना है वो सिमट चुका था, लेकिन अब गांव कस्बे तक भी कोरोना पहुंच चुका है। ये कितना चिंता की बात है, क्योंकि गांव और कस्बे तक उतनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं जितने कि शहरों में हैं, लेकिन पहले ये कोशिश की गई सरकार की तरफ से ही कि शहरों तक ही कोरोना सिमट कर रह जाए, लेकिन अब गाँव और कस्बों तक पहुंच जाना ये कितनी बड़ी सिरदर्दी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। नेहा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपके ही चैनल के ऊपर 18 या 19 तारीख को मैंने कहा था कि जिस प्रकार से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं हम 31 मई तक 2 लाख का आंकड़ा पार न कर जाए। वो स्थिति आ गई है और उसका सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो प्रवासी जो मजदूर हैं, जिनको की सरकार ने सब खाना दिया, रहने दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद कुछ इस प्रकार की राजनीति आ गई। हर स्टेट उनको अपने पास बुला रहा है। ठीक है, वो जाना भी चाहिए और वो जाएंगे भी जरूर, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, जो उनका आइसोलेशन की बात है, जो हम उसके मास्क की बात है, उसकी धज्जियां उड़ा दी। और मैं आपको बता दूं, जितने प्रवासी लोग, मजदूर लोग गए हैं, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट का आप उठा के देखो तो 5% वो संक्रमित निकल रहे हैं। 5% संक्रमित का मतलब हो गया, अगर जो कि सरकार के आंकड़े की बात मैं कहूं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास 5 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, अगर हमने उन सबको डिस्प्लेस किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके गए, तो 2.5 लाख हमारे मेंबर बढ़ जाएंगे। तो ये जो स्थिति है वाकई में भयानक है। और देखिए, जब फोर्थ लॉकडाउन भी खोला गया, थर्ड लॉकडाउन खोला गया, तो हॉट स्पॉट के अंदर शराब की दुकानें खोल दी गई। वहां पे देखिए किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई हैं। जो चीज हमारी सरकार को सख्ती से करनी चाहिए थी, उसके ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। मजदूरों की समस्या हमारे पास पिछले 3 महीने से थी और हम भी जानते हैं कि हर मजदूर चाहेगा अपने घर में जाने के लिए, हमें उसकी व्यवस्था सिस्टमेटिकली करनी चाहिए थी, जहां पर हम फेल हो गए, जिसकी वजह से आज स्थिति ये आ गई कि आज रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर अंकित, क्या ये सरकार का फेलियर से कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से एक मुकम्मल वक्त था सरकार के पास कि जो मजदूर तबका है वो वापस अपने गृह राज्य जाना चाहता है, उसके लिए कुछ बेहतर इंतजामात किए जाए और इस तरह का इंतजामात किए जाए कि जब वो अपने घर पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सुरक्षित अपने आप को महसूस करे, अपने परिवार को महसूस करे। बावजूद इसके वही चीजें अपनाई गई जो कि एयरपोर्ट पर अपनाई गई थी, थर्मल स्कैनिंग की गई, उसके जरिए ये तय किया गया कि किसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, किसके अंदर नहीं है, और उसके आधार पर ही ये तय किया जा रहा था कि किसको ज्यादा वक्त तक क्वारंटीन किया जाए, कौन कोरोना संक्रमित हो सकता है, किसका टेस्ट किया जाए। क्या आपको लगता है कि एक बेहतर पैमाना था जिसके आधार पर हम ये तय कर रहे थे कि हाँ ये प्रवासी मजदूर हैं, इनको अपने घर छोड़ दिया जाए, या फिर इससे बेहतर इंतजामात किए जा सकते थे? बिल्कुल नेहा जी, मैं इससे आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इससे बेहतर इंतजाम किए जा सकते थे, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर एक तो के जाने की जो व्यवस्था की गई वो एक पूरा मुकम्मल नहीं थी। दूसरा, जो वो अपने गांव में जो सरकार ने भी भेजे और अपने गांव में जाके क्वारंटाइन हो रहे हैं, आप वहां की भी स्थिति अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं कोई ट्यूबवेल के अंदर में है, कोई एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कई लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो वहां पे वो क्वारंटाइन प्रॉपर ना होके और वही लोग हैं आगे चल के। देखिए, तो उसमें मैं मजदूरों की गलती नहीं कर रहा हूँ, उनको जिनको खाने पीने पर नहीं मिला था वो किसी तरह से घर पहुंचना चाह रहे। यहाँ सरकार की जिम्मेदारी काफी बड़ी बनती थी कि उनको एक जगह तो पहुंचाया भी जाए, दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि अगर हम जहां इन्हें पहुंचा रहे हैं वहां पे ये कोई रोग को फैला ना पाए। जो मेरे को अभी जिस तरह से केसेस आ रहे हैं वो देख के लगता नहीं है कि ये चीजें सुनिश्चित की जा सकी हैं, और इसीलिए जो केसेस का नंबर जो है, शहरों में तो जो केस बढ़ रहे थे, लोग जाके स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं, लेकिन गांव में आप भी जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं इतनी मुकम्मल नहीं हैं जितनी आसानी से हम यहाँ शहर में डॉक्टर्स को दिखा पाते हैं, वो हम गांव में नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से गांव के संपर्क जो बढ़ रहे हैं, फैमिली में एक फैमिली में 5-5 लोग 6-6 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक साथ
कई करोड़ मजदूर जो है अभी गांव में पहुंचे हैं और कई करोड़ मजदूर अभी पहुंचने बाकी हैं। तो मेरा अभी भी ये कहना है कि इसको आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाने के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था की जाए, मजदूरों की जांच की जाए और प्रॉपर जांच के बाद ही उन्हें अब भेजा जाए। बिल्कुल, प्रॉपर जांच के बाद ही उन्हें भेजा जाए। यश गुलाटी, क्या ये संभव है कि प्रॉपर जांच हर मजदूर की हो? क्योंकि अगर हम देखें मजदूरों की कोई संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। हालांकि बहुत सारे मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचा दिया गया है, कुछ मजदूर अभी रह गए हैं, लेकिन क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि हर मजदूर का पहले कोरोना टेस्ट हो, उसके बाद ही उसको अपने घर पहुंचाया जाए? संभव नहीं है। आप ये देखिए कि जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं, क्या सबका कोरोना टेस्ट करते हैं? जो लोग हमारे एक स्टेट में जाएंगे या विदेश जाएंगे, कोरोना टेस्ट और टेम्परेचर रिकॉर्ड, और इतने लाखों की तादाद में मजदूर हैं। तो आप कोरोना टेस्ट, अब मेरा दिल रोने को आता है जब मैं देखता हूँ सड़क के ऊपर 3 किलोमीटर केवल आप। डॉक्टर यश गुलाटी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर विनय, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि जाहिर तौर पे जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर अंकित कर रहे थे कि प्रवासी मजदूर, हमने कई बार देखा, हमने कई मर्तबा देखा, जो कोटा से जो छात्र वापस उनके अपने घर पहुंचाए जा रहे थे, अपने गृह राज्य पहुंचाए जा रहे थे, वो भी थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए ही उनको ये तय किया जा रहा था कि हाँ आप ठीक हैं, आप अंदर जा सकते हैं बस के अंदर। और उसके बाद जो छात्र पहुंचे अपने घर, उनमें से भी कई छात्र जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा हम प्रवासी मजदूरों की बात करें तो उनमें से भी बहुत ऐसी संख्या है जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो क्या ये बेहतर पैमाना है जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि थर्मल स्कैनिंग के जरिए ही आप ये तय कर सकें कि हाँ इस शख्स का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है तो ये कोरोना पॉजिटिव हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो क्या ये भी संभव है कि हर किसी शख्स का, हर किसी व्यक्ति का जो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसका कोरोना टेस्ट हो? नेहा जी, देखिए, थर्मल स्क्रीनिंग कोई पैरामीटर नहीं है ये जांच करने का कि आपको कोरोना है या नहीं है। नंबर 1, ये क्योंकि अर्लीस्ट पॉसिबल सिम्टम है, तो इस तरीके से स्कैनिंग करने का एक तरीका है कि भैया आपको अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो आप रुक जाओ, आपको बाकी टेस्ट कराने पड़ेंगे, आप यहाँ नहीं जा सकते आगे, राइट। लेकिन ऐसे भी है कि बहुत सारे केसेस अब जो आ रहे हैं वो सिम्टोमेटिक केसेस हैं, इवन रूटीन वर्क के लिए आ रहे हैं, रूटीन सर्जरीज के लिए आ रहे हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एक घर में अगर किसी एक को है, आपने पीछे भी कहा, एक कॉलोनी में एक ही परिवार के 47 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया, राइट। इस प्रकार के केसेस भी हैं। तो हम इनको देखते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम आज की सिचुएशन में इस स्टेज पे थर्मल स्क्रीनिंग पे विश्वास कर सकते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग का समय चला गया। अब तो ये है कि हमको स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग इक्विपमेंट देने पड़ेंगे, टेस्टिंग किट्स देने पड़ेंगे। स्टेट्स को सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, आइडेंटिफाई करें, और अगर केसेस पॉजिटिव आते हैं तो उनको आइसोलेट करें और उनको प्रॉपर जगह पे प्रॉपर मेडिकल एड प्रोवाइड करें। ऐसा ना हो कि लोग पॉजिटिव बिना टेस्ट के हो वो आगे से आगे फैलाएं। हम उनको इलाज दे ना दे, कम से कम आगे का स्प्रेड रोक सकते हैं, ऐसा मेरा सोच है। अभी भी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने 1 लाख भी टेस्ट नहीं किए। अगर ऐसी स्टेट्स में टेस्टिंग नंबर 1 लाख भी नहीं हुआ और वो दिखाएं कि उनकी स्टेट पे 700 या 800 केसेस हैं, तो ये अविश्वसनीय सी चीज है। तो मुझे लगता है अब आज के समय में, शुरू में हमारे पास टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं थे, ये सब बड़ा उचित था। मैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, ठीक है सर। डॉक्टर यश, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या फिर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि हम तो 1 लाख टेस्ट जो है वो डेली कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 1 लाख जो टेस्ट है वो काफी है कोरोना को अगर कंट्रोल करना है? तो देखिए, अगर चाइना जैसा कंट्री 1 करोड़ 10 लाख टेस्ट एक दिन में कर सकता है स्कैनिंग के लिए अपने वुहान सेंटर में, जहां से उनके ये सारा शुरू हुआ था, हमको इसको अप स्केल करना पड़ेगा। आज के दिन 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद 1 लाख टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अब हमने नहीं, अभी मौजूदा वक्त में सर, मौजूदा वक्त में क्या इसकी वैल्यू है? क्या अगर भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो क्या ये काफी है कि हम 1 लाख टेस्ट अगर एक दिन में करते हैं तो क्या काफी है? 1 लाख टेस्ट पर डे और 30 स्टेट्स में बांटना, ये तो बड़ा मिनिस्क्यूल है टेस्टिंग का। हमें अब ज्यादा से ज्यादा किट्स अवेलेबल कराने चाहिए
अब मैं सोचता हूँ ये संख्या एक नहीं, ये कम से कम 5 से 7 लाख पर डे टेस्टिंग जब तक नहीं होगा, खासकर उन स्टेट में जहां भी टेस्टिंग या शुरू नहीं हुआ है या बहुत ही छोटे स्केल पे हुआ है, उन स्टेट पे हमें अब कम्युनिटी स्कैनिंग पे आना पड़ेगा, कम्युनिटी के सैंपल्स लेने पड़ेंगे, उनको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर डीआर राय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कई मर्तबा, क्योंकि हम लोग अभी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर विनय कर रहे थे, सवाल ये भी है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अक्सर देखा ये भी जाता है, कई केसेस ऐसे भी निकल के सामने आए हैं जिसमें टेस्टिंग भी हुई है, टेस्टिंग के बाद जो मरीज है वो कोरोना नेगेटिव आ जाता है, लेकिन 5 से 6 दिन बाद पता चलता है कि वो होम क्वारंटीन में ही वो तो पॉजिटिव है जी, दोबारा टेस्ट होता है तो पॉजिटिव आ जाता है। ये किस तरह के केसेस में ऐसा होता है? नेहा जी, बहुत बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कई केसेस जैसे हमारे पास आए हैं, जो आपको भी पता है, कई लोग इस वक्त समाज के अंदर एसिम्प्टोमेटिक हैं, और एसिम्प्टोमेटिक आदमी ये समझता है कि मुझे कुछ भी नहीं है, वो जाके टेस्ट भी करवा लेता है। तो जब तक कि टेस्ट है जो विद इन 24 आवर पॉजिटिव आ गया, उसकी रिपोर्ट आने में भी हमको 2-3 दिन लग रहे हैं। पहले इसमें एंटीबॉडीज टेस्ट करने लगे, तो एंटीबॉडी से कुछ फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव के टेस्ट की रिपोर्ट आने लगी थी, जिसको कि सरकार ने उसको बैन भी कर दिया। मेन मकसद तो यह है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनके लिए टेस्ट सबके लिए करना बहुत ही वो मुश्किल हो रहा है एक तो सरकार के लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर हमको सीवियरिटी इस डिजीज की देखनी है तो हमको टेस्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। नहीं डॉक्टर राय साहब, सवाल इस बात का है, ठीक है, सिम्टोमेटिक की आप बात कर रहे हैं, वो तो एक अलग केस हो गया कि अगर लक्षण आपको नहीं दिख रहे तो आप ये कैसे तय करेंगे कि इस शख्स का टेस्ट होना चाहिए या नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कई बार जो टेस्ट हो जाता है उसके बाद उस व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया जाता है, वहां पता चलता है कि हालत अब खराब हो गई है मरीज की, और उसके बाद जब दोबारा टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव आता है। सर, ये किस तरह के केसेस में ऐसा होता है और इसकी संख्या कितनी है ऐसे लोगों की? वैसे इन लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर होती है, इसमें मैं मानता हूं कि, लेकिन अगर टेस्ट उसका पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है और सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं, कि कई बार टेस्ट नेगेटिव आ गया है लेकिन 4 दिन के बाद उसके सिम्टम्स खराब होने लगते हैं, उसको इमीडिएटली सरकार भी कहती है कि दोबारा टेस्ट करो, उस दोबारा टेस्ट के अंदर उसको पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव टेस्ट भी आके बाद में देखते हैं कि उसको रहा उसका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किट के अंदर कोई कमी नहीं होगी जिसकी वजह से इस प्रकार से होता है, लेकिन और कोई कारण नहीं, क्योंकि हमारा सारा ट्रीटमेंट इस टेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम इस टेस्ट को निकाल देंगे, हमारे पास और कोई साधन है ही नहीं। तभी कहते हैं कि टेस्ट ना करके जैसे भी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री आ रही है उसके पेशेंट्स को सबको क्वारंटीन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप 5-5 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट कीजिए, अगर आपके सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं हम आपको दोबारा टेस्ट करेंगे। अब रहा सवाल कि अगर पूरे देश की टेस्टिंग की बात करें, जो 1 लाख टेस्ट कुछ भी नहीं होते हमारे देश के लिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक किट हमको अवेलेबल नहीं होंगे हम उसको टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए यही है कि हमें टेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा और जो पॉजिटिव आते हैं उनको स्ट्रिक्टली क्वारंटीन करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, और जो दूसरे जोन के अंदर कम से कम लोग से न मिले। और तीसरी चीज जो बहुत ही जरूरी है, कुछ लोग कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं लेकिन वो बताते नहीं है, स्टिग्मा की वजह से वो चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, बताते नहीं है, उसकी वजह से वो दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं। तो ये वॉलंटरली भी हमको अपने आप डिसिप्लिन बताना पड़ेगा कि भाई मैं आज उस कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया था, मेरा टेस्ट कीजिए। छिपाने से काम नहीं चलेगा, छिपाएंगे तो कल आपको मुश्किलें आ सकती है। बिल्कुल, छिपाएंगे तो मुश्किलें आ सकती है, लेकिन ऐसे में डॉक्टर यश सवाल इस बात को लेकर है कि कई जो लोग हैं वो इससे 2-4 हो रही हैं इस परेशानी से। असिम्टोमेटिक की हम बात कर रहे हैं क्योंकि लक्षण हमें दिख नहीं रहे हैं आजकल, और तकरीबन 80% केसेस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरह के सामने आ रही हैं जहां पर लक्षण आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन फिर भी जब टेस्ट होता है तो कोरोना पॉजिटिव आता है। तो सर ये कितनी बड़ी टेंशन की बात है, ये कितनी बड़ी दिक्कत की बात है? ना आपको खांसी है, ना जुकाम है, ना टेम्परेचर हाई है, बावजूद इसके किसी तरह की कोई तकलीफ आपको नहीं हो रही, बावजूद इसके आप कोरोना पॉजिटिव है। ये कैसे उस शख्स को खुद पता चलेगा कि हाँ उसको जाके अब टेस्ट करा लेना चाहिए, या फिर कैसे डॉक्टर्स को मालूम होगा कि इस शख्स का टेस्ट अब करना जरूरी है या करना चाहिए, और इस तरह के केसेस में अस्पताल में एडमिट होना कितना जरूरी होता है?
डॉक्टर यश। ठीक है डॉक्टर अंकित से सवाल है मेरा। देखिए नेहा जी, जिस तरह से केसेस जो अब आ रहे हैं, सबने बताया, डॉक्टर विनय ने और डॉक्टर जी आर राव ने भी बताया कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस काफी नंबर में बढ़ रहे हैं और हमारे पास भी ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं जो नॉर्मल सर्जरी के लिए आए थे या किसी और बीमारी के लिए आए और उनका जब जांच से कराएगी जो हमने कराया तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो डेफिनेटली इससे एक चीज तो ये भी है कि पेशेंट को भी नहीं मालूम चल रहा है, तो इसका जो नुकसान है वो कई तरह से है, कई फ्रंट्स पे है। पहला तो कि वो पेशेंट भी है, कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये हो रही है कि मोस्ट प्रोबेबली शायद, जैसे कि डॉक्टर विनय बोल रहे थे कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात अब हमें समझ लेनी चाहिए कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। सभी जो लोग हैं जिनको कोई आपको कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं रही है, फिर भी लोग देख रहे हैं और पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास में कि बिना कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है उनका। इसका यही दर्शाता है कि आपको ये कम्युनिटी में ट्रांसमिट हो रहा है। अगर ये कम्युनिटी में ट्रांसमिट हो रहा है तो डेफिनेटली भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही डराने वाली बात है, क्योंकि ये केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और नंबर में बढ़ेंगे और अभी तो हम कह रहा हूं कि मैं ये पीक जो है वो जून तक जो है और जून एंड तक जो है अभी ये केसेस बढ़ने की जिस तरह से एक रफ्तार चल रही है, ये पीक तब तक आएगी और मेरे ख्याल से जून से लेके अगस्त तक जो है ये बढ़ते केस रहना है और आफ्टर अगस्त ही मुझे लग रहा है कि केस कम हो पाएंगे। जी ठीक है। डॉक्टर डी.आर. राय जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से हालात और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो तकरीबन 7,000 केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जो कि वाकई अपने आप में चिंता का विषय है। क्या माना जाए कि अभी कोरोना पीक पर है या फिर पीक पे आने में अभी टाइम लगेगा? जिस बात का जिक्र करते हैं रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के निदेशक हैं, वो कहते हैं कि जून जुलाई में जो कोरोना है वो पीक पर आ जाएगा, लेकिन क्या माने कि अभी पीक चल रहा है या फिर आने वाले वक्त में और बुरे हालात देखने पड़ेंगे? देखिए, जिस स्थिति से केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, डेफिनेटली ये अभी और बढ़ेगा। अभी हमको पीक देखना बाकी लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से देखिए थोड़े आज से 15-20 दिन पहले 2,000-2,500 केसेस रोज के आ रहे थे, उसके एक हफ्ते के बाद 4,000 केसेस आने लगे और आज 6,000-7,000 का आंकड़ा पार कर गया। अगर 7,000, 8,000, 9,000 केस रोज बढ़ेंगे तो ये तो डेफिनेटली कि जून के महीने के अंदर हमारी पीक आएगी। और ये कम्युनिटी बार बार, ये आज से 1 महीना पहले भी कहा जा रहा था कि हमको किसी भी तरह स्टेज 3 के अंदर न जाएं। अभी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के अंदर जो पेशेंट किसी के कांटेक्ट में नहीं आया, जिसने कोई ट्रेवल नहीं किया, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये कम्युनिटी इन्फेक्शन की बात बताता है। अगर इस प्रकार के कम्युनिटी इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगे, हमारे लिए स्थिति बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अभी आज मैं थोड़ी देर पहले हमारे केजरीवाल साहब में प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, कहने लगे कि हमारे अस्पतालों के अंदर बहुत हालत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। भाई, अगर ये हम तो शुरू से ही मान के चल रहे थे कि ये चीज आएगी। आज केजरीवाल जी ने देखिए एक नया ऑर्डर निकाल दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के 20, जिनके पास 50 बेड हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम्स है, उनके 20% बेड्स को उन्हें कॉलेज कर गए। लेकिन वो ये यहाँ पर भूल गए कि जिस जोन में अस्पताल है वहां पे आप उनको करवाते, या तो आप सेपरेट कुछ हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के लिए बना दीजिए या दूसरों को अलग कोविड बनाइए। लेकिन जो आप मुझसे पूछ रही है पीक की बात, ये बात जरूर है कि जून और जुलाई के अंदर हमारी और पीक अभी आएगी और ज्यादा मामले बढ़ेंगे, सचेत रहना पड़ेगा। जी ठीक है। डॉक्टर यश, सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए ऐसे भी कम पेशेंट हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या फिर जिनके बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर जिनको बहुत ज्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन ऐसे जब जो लोग हैं जिनको कुछ दिक्कत नहीं होती, फिर भी वो अपने कामकाज पर जा रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। सर, ऐसे केसेस में क्या आप घर पर रहते हैं तब भी आप रिकवर कर सकते हैं या फिर ऐसे केसेस में आपको हॉस्पिटल का रुख करना बहुत जरूरी हो जाता है? हॉस्पिटल में दाखिल होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सब व्यक्तियों की कोई बहुत जरूरी नहीं है कि
कि वो टेस्ट जरूरी कराएं। जिनको सिम्टम लग रहे हैं वो अपने घर में आइसोलेट हो जाएं। 10 दिन के लिए 14 दिन के लिए, जब सिम्टम ठीक हो जाए तो बाहर आ सकते हैं। जिनके सिम्टम थोड़े ज्यादा खराब होने शुरू हो रहे हैं वो अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। तो जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया वो अपने घर में आइसोलेट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में रहने की सबको कोई आवश्यकता नहीं है। हॉस्पिटल में सिर्फ वो लोगों को जरूरत है जिनको कोई सांस की दिक्कत हो रही हो, या ज्यादा बुखार हो रहा हो, या जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है और उनके खराब होने का अंदेशा है, या उनकी कोमोर्बिडिटी ज्यादा है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़े की प्रॉब्लम है, यानी कि जिसमें कॉम्प्लिकेशन होने का अंदाजा है। जिसके अंदर कम है, हम जानते हैं कि 80% लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो दाखिल होने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है डॉक्टर विनय, सवाल इस बात को लेकर भी है कि ठीक है, डॉक्टर यश गुलाटी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं दिख रहे या फिर कोरोना है लेकिन बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब नहीं है, जिस बात का जिक्र अभी अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे कि 3000 ऐसे पेशेंट हैं जिनका इलाज घर में ही चल रहा है, हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव है, उनको अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी हालत ठीक है और वो घर में ही रहकर क्वारंटीन में, होम क्वारंटीन में है। तो क्या ऐसे में एहतियात बरतें, क्या कुछ करें कि जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाए? देखिए नेहा जी, अभी तक क्या हुआ है, अभी तक हमने मिडिल क्लास और लिटिल लो मिडिल क्लास या हायर क्लास के टेस्ट किए हैं। अभी तक जो केसेस पाए गए हैं वो हैं जो इंटरनेशनल ट्रेवल के कांटेक्ट में आए, या बाकी जो केसेस हैं जो अब धीरे धीरे आ रहे हैं, ये मिडिल क्लास है। और ये खासकर हम देखें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक ज्यादा रिलेटेड है, चाहे दिल्ली है, चाहे बॉम्बे है, चाहे चेन्नई है, अहमदाबाद है। आप देखेंगे इन सिटीज में केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं, राइट। अब जैसे आप धारावी का हमारा जो क्लस्टर है वहां पे जो केसेस निकल रहे हैं वो चिंताजनक विषय है। आप मुझे बताइए, धारावी का एक पेशेंट अगर वो कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसको कैसे आप होम क्वारंटाइन करेंगे? वो तो होम क्वारंटाइन का मतलब है कि वो कोरोना को स्प्रेड कर रहा है। तो हमें इस एक सोशोलॉजिकल स्टेटस देखते हुए लोगों का, हम आज हो सकता है कि मेरे और आपके घर में हम एक कमरे में रह सकें और होम क्वारंटाइन कर सकें और बाकी वहां के इनहैबिटेंट से बच सकें, लेकिन क्या हम उन गरीब लोगों में, उन गरीब घरों में, उन गरीब तबकों में कोरोना पॉजिटिव केसेस को कह सकते हैं कि आप होम क्वारंटाइन करें? या हम उनका अलग से अरेंजमेंट करेंगे, चाहे स्कूलों में करें, चाहे पंचायत करें, चाहे बाकी लोग करें ऐसा अरेंजमेंट कि वो अलग रह सके? हमें इस सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। होम क्वारंटाइन कहना आज तक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत अच्छा है ना। मैं केजरीवाल जी का आदर करता हूं कि वो कैसे भी स्टेटमेंट दें, वो सब ठीक है, लेकिन आज जैसे उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कल कि सारे के सारे 117 हॉस्पिटल जो हैं जो 50 बिस्तर से ज्यादा रजिस्टर्ड हैं या 50 बिस्तर के हैं, वो 20% बेड कोरोना के रखेंगे। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें से आधे से ज्यादा रेजिडेंशियल कॉलोनीज में है। जो हॉस्पिटल्स रेजिडेंशियल कॉलोनीज में है उसमें इतना बड़ा स्टिग्मा है कि अगर वहां पे कोविड के पेशेंट आपने एडमिट करने शुरू किए तो वो RWS से लेके सोसाइटी से लेके एक बहुत बड़ा बवंडर बनने वाला है। तो हमको इसमें भी देखना पड़ेगा कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में जो कि आइसोलेटेड जगह पे हैं, जो रेजिडेंशियल प्रीमिसेस में नहीं है या रेजिडेंशियल कॉलोनीज में नहीं है, या जो आगे केस को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा स्कैटर्ड तरीके से और बड़े कहीं कभी मेच्योरिटी से, कभी इमेच्योरिटी से, और आई मीन इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो कि बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे से। आप देखिए आज 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद और 2.5 महीने हो गए, आपको प्राइवेट सेक्टर की याद आ रही है। 80% मेडिकल एड इस देश में प्राइवेट सेक्टर देता है। अब तक चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके नीचे तक उन्होंने इसके ट्रीटमेंट को पब्लिक सेक्टर तक ही रखा। अब वो प्राइवेट सेक्टर में आ रहे, तब तक उन्होंने 2 महीने में प्राइवेट सेक्टर को बंद कर दिया कि आप ओपीडी नहीं करेंगे, आप कोई पेशेंट नहीं देखेंगे। और सारे के सारे दिल्ली जैसे शहर में आप सुनिए 1700 से 2000 हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, क्लिनिक्स बंद पड़े हैं, लोग खुल नहीं रहे, इतना पैनिक हो गया है। अब आप इवन नॉन कोविड पेशेंट भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है यहाँ पे विनय अग्रवाल जी, इस पे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो नॉन कोविड है, आखिर वो कहाँ जाए, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा और यही वजह है कि वो दम तोड़ने को मजबूर है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की, और कोरोना के बढ़ते आंकड़े कितना हैरान और कितना परेशान करते हैं। जिस तरह से भारत में कोरोना के पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये कितना
चिंता का विषय है और जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो क्या आने वाले वक्त में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, इस पे हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र भी हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। डॉक्टर विनय अग्रवाल कह रहे थे कि किस तरह से जो छोटे छोटे घर हैं, जो मजदूर तबका है, जो ये कहा जा सकता है कि स्लम एरियाज में रहता है, किस तरह से वो अपने घर में क्वारंटीन रहे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर ये भी जरूरत की बात है कि जो मीडियोकर फैमिली की है, मिडिल क्लास है, वो आखिर किस तरह से, अगर उन्हें होम क्वारंटीन किया जाता है, वो कोरोना पॉजिटिव आता है, सिम्टम्स नहीं है, तो वो क्या कुछ एहतियात बरते, इसकी हम बात करेंगे। ये एक सवाल मेरा यहाँ पर DR राय जी आपसे है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये दिक्कतें बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप समझते हैं कि भारत के स्वास्थ्य स्ट्रक्चर की बात करें हम तो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, उसको बेहतर करने की कोशिशें भी सरकारों ने नहीं की है। लेकिन अब जो स्थिति है और अब जो समस्या हमारे सामने आके खड़ी हुई है वो बहुत ज्यादा विकराल होती जा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए अब जो कदम उठाया गया है वो यही कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी है और बहुत ज्यादा आपकी हालत खराब नहीं है तो आपको होम क्वारंटीन कर दिया जाता है। सर, ऐसे वक्त में पूरे परिवार के साथ आप है एक अलग कमरे में रहते हैं, तो क्या कुछ एहतियात बरते ताकि जो कोरोना है वो बाकी लोगों को कम से कम अपनी चपेट में ना ले? आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज पूछ दी और जो बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर या कुछ अच्छे जो समर्थ परिवार वाले हैं जिनके पास 3 बेडरूम 4 बेडरूम के मकान है, वहां पर तो हम एक कमरा, अगर 2 मेंबर होते तो 2 कमरे उनको दे देंगे, या एक कमरे के अंदर 3-6 फीट की जगह डिस्टेंस करके 2 बेड लगा देंगे और एक आदमी को उसके ऊपर निर्धारित कर देंगे कि तुम्हारे अलावा इसके दरवाजे तक कोई और आदमी नहीं जाएगा और जितनी प्रिकॉशन हो सकती है उनके लिए दी जाएगी। लेकिन आप एक मध्यम वर्गीय और लो क्लास की बात सोचिए जो आज की तारीख में एक बेडरूम में रह रहे हैं और उसके परिवार के अंदर 5 मेंबर 10 मेंबर भी हैं, आप उनको कैसे क्वारंटीन कर सकते हैं? जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। वही वाली समस्या हमारी जितनी झोपड़ी वाली जगह पर आ रही है। डॉक्टर विनय अग्रवाल जो धारावी की बात कर रहे थे, धारावी एक अभिशाप बना हुआ है, आज से 70 साल से अभिशाप बना हुआ है, लेकिन किसी सरकार ने उसकी तरफ कभी सोचा नहीं है। एहतियात की बात करिए, देखिए सरकारों की बात करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर, हम बात करेंगे एहतियात, किस तरह से बचे कोरोना से। जी, एहतियात की बात कर रहा हूं। क्या कुछ एहतियात कदम उठाए जाए? अगर हम एक घर में हैं, एक कोरोना का पेशेंट है, किस तरह से वो बाकी के परिवार से अपने दूर रह सकता है और कैसे रह सकता है? सर देखिए, मैंने कहा कि जिसके पास 2 कमरे हैं तो भैया एक कमरे में जो इन्फेक्टेड आदमी उसको रख दीजिए और उसको बिल्कुल उसी कमरे के अंदर उसकी सेवा के लिए एक आदमी को लगा दीजिए और सारी प्रिकॉशंस लीजिए कि उसके कमरे में नहीं जाए। और जो आदमी संक्रामित है उसको बता दीजिए कि जब भी छींक आती है, कुछ आता है, सफाई करते रहो, सैनिटाइज करते रहो, हाथ धोते रहो। और जिनके पास नहीं है सरकार को उनकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे किसी क्वारंटीन सेंटर में लेके जाए या किसी धर्मशाला में लेके जाए, कहीं पर ले जाए। लेकिन अगर हमने उनको घर में छोड़ दिया तो वो अपने परिवार के दूसरे मेंबर को भी करेगा। रहा सवाल उसका कि और प्रिकॉशन सबसे बड़ी हमारे पास यही है, कोई ऐसी मेडिसिन, कारगर मेडिसिन हमारे पास है नहीं जो हम उनको देकर उनको इम्यून कर दें। प्रिवेंटिव मेडिसिन देते वो भी दे सकते। तो ये समस्या बहुत बड़ी है इसका समझ। और आप ये जो गांवों के अंदर जो लोग चले गए हैं उनके लिए और समस्या आने वाली है, क्योंकि ज्यादा लोग, मजबूर लोग एक घर में 5-5, 6-6 के कमरे में रह रहे हैं। आप कैसे करेंगे? ये समस्या का बहुत कुछ समाधान हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, बड़े शहरों मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर लोग समझदार है, वो समझते हैं, कुछ भी करके उसको कमरे में अलग कर। हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, हर जगह ये संभव नहीं है। ठीक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है डॉक्टर यश गुलाटी, सवाल इस बात को लेकर भी है जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर विनय अग्रवाल जी कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कोविड-19 की वजह से कुछ अस्पतालों में इसका इलाज हो रहा है, लेकिन इसका एक डर, एक भय भी बना हुआ है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाकी जो मरीज हैं जो इलाज के लिए अस्पतालों का रुख करते हैं या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे लोग अस्पतालों की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। एक तो डर की वजह से, अगर कर भी रहे हैं तो उनको बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है कोविड-19 की वजह से। सवाल इस बात को लेकर है, ये कितनी बड़ी समस्या है?
डॉक्टर यश गुलाटी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर अंकित, ये सवाल आपसे है मेरा कि कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल नेहा जी, काफी बड़ी समस्या बन के उभर के आ रही है और अभी हमारे पास भी ऐसे कई पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं जो चाहकर भी दिखाने नहीं आ पा रहे हैं और हमारे पास जो आते हैं वो इमरजेंसी में लैंड अप कर रहे हैं। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और चेस्ट स्पेशलिस्ट में ये कोविड के केसेस भी जनरली उन्हीं समय आते हैं। तो जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, मेरे अस्थमा के और मेरे सीओपीडी के और अदर तरह के पेशेंट्स जो थे, वो इस डर से भी नहीं दिखाने आ रहे थे और कि अब कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, क्योंकि हमारा फेफड़ा ऑलरेडी कमजोर है। और कई बार ऐसा हुआ कि खुद से भी अपनी दवाइयां ले ली, या और जब एक्सर्वेशन जो हम कहते हैं वो हुआ, तो वो घर पे ही कंट्रोल करने की कोशिश की और जिसकी वजह से वो इमरजेंसी में लैंड अप हुए और कई मरीजों को आईसीयू में भी जाना पड़ा। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरी है कि लोगों को समझाने के लिए कि देखिए, आप कोरोना से जो प्रिकॉशंस लेते हुए भी आप जरूर जो आपकी बीमारियां हैं उनपे आप ये नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर्स को, चाहे आप हार्ट के मरीज हों, चाहे आप शुगर के मरीज हों, चाहे आप किसी चीज के मरीज हों, अगर आप एक कोई क्रोनिक बीमारी के मरीज हैं तो अपनी बीमारी को नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, उनकी सलाह पे ही दवाइयां लें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे लैंड अप कर रहे हैं जो अपने आप से दवाइयां ले लिया, उसका साइड इफेक्ट हो जा रहा है या ठीक से उनकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है और जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी में आना पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर आपके साथ भी कंडीशन है या फिर इस तरह की स्थिति है तो आप फोन पर भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर यश गुलाटी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सॉरी, पता नहीं कि वो फोन का कनेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। आई होप अब मेरी आवाज ठीक आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है। देखिए, ऐसा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ, इसलिए मैंने अपनी फिंगर उठाई, क्योंकि ये बहुत सारे पेशेंट निग्लेक्ट हो रहे हैं इस कारण, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो बाकी चीजों का इलाज नहीं ढंग से हो रहा कई चीजों में। तो इसका प्लीज मरीज जरूर ध्यान रखें कि बाकी चीजें भी जरूरी हैं। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनका फ्रैक्चर हो गया, उनका ऑपरेशन होना चाहिए था, नहीं हुआ क्योंकि डरे हुए हैं हॉस्पिटल आने से पहले, और कई डॉक्टर भी उनको डरा देते हैं कि अभी रुक जाइए। देखिए, जहां इमरजेंसी है उसका इलाज बहुत जरूरी है, वो भी साथ साथ करना है। और याद रखिए कि जिन लोगों को और गंभीर बीमारियां हैं और साथ में कोरोना हो जाए, उनमें डेथ रेट और भी ज्यादा है कॉम्प्लिकेशन होने का। तो सारी चीजों को हमको साथ साथ लेके चलना है। सारे मेजर हॉस्पिटल ने अब ऑलमोस्ट ये अरेंजमेंट कर लिए हैं कि कोरोना का मरीज अलग, दूसरे मरीज अलग, हम उन सबको आइसोलेट कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, प्लीज अपनी दूसरी चीजों को प्लीज इग्नोर ना करें, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर समस्या बन जाएगी यदि हमने बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया तो। दोनों को साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि ये कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं, अभी पीक आई नहीं, पीक इसकी जुलाई अगस्त में आनी है। तो तब तक इतने सारे मरीजों का अगर इलाज नहीं हुआ तो हम सोच सकते हैं कि क्या हालत होने वाली है। बिल्कुल डॉक्टर विनय, सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र भी यश गुलाटी जी कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, लेकिन ऐसे भी कई डॉक्टर्स देखे गए हैं, ऐसे भी कई क्लिनिक देखे गए हैं, जब से कोविड-19 ने दस्तक दी है तभी से अपने क्लिनिक और अपने जो नर्सिंग होम है छोटे से, वो बंद करके अपने घरों में महफूज हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि तमाम और जो डॉक्टर्स हैं लगातार अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर, ऐसे क्लिनिक जिनकी जरूरत लोगों को पड़ती है, अगर खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो सबसे पहले लोग क्लिनिक की तरफ ही रुख करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स अपना क्लिनिक बंद करके घरों में रह रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। और अस्पताल जाने से लोग कतरा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बने हुए हैं। नेहा जी, डॉक्टर्स अपनी मर्जी से क्लिनिक घर पर नहीं रह रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो तो शुरू में जो लॉकडाउन 1 और 2 में जो ऑर्डर्स आए थे, उसके हिसाब से सारे क्लिनिक्स को बंद कर दिया गया था। रूटीन सर्जरीज हॉस्पिटल्स में बंद कर दी गई थी और एक तरीके से इसका एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया था। उस पैनिक में हम लोग भी और आप लोग भी कहीं ना कहीं पैनिक का पार्ट भी बनते हैं। कई बार प्रॉपर इंफॉर्मेशन, आज इस समय ये माहौल है, आप देखिए टोटल 4000 डेथ्स हुई हैं इस देश में। 50,000 डेथ्स खाली ट्यूबरकुलोसिस से हर महीने होती है, हर महीने 6 लाख डेथ्स हर साल में होती है। अगर वो 5-6 लाख डेथ्स वो कहाँ है? हम 4000 डेथ्स की वजह से हमने सारा अपना का पूरा मेडिकल स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को चरमरा दिया। हॉस्पिटल्स बंद इसलिए है कि रूटीन सर्जरी नहीं कर सकते।
क्लिनिक इसलिए बंद है कि वो कोविड और नॉन कोविड पेशेंट, कोई कोविड पेशेंट देख लेता है, उसका टेस्ट कराता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके क्लिनिक को सील कर देता है। किसी के क्लिनिक पे अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके सारे लोगों को क्वारंटाइन करके अस्पताल को सील करके उसके मालिक के अगेंस्ट केस दर्ज कर दिया जाता है। इस तरीके के भयावह एटमॉस्फेयर में जहाँ पे कि टेक्नोक्रेट्स नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्थ केयर को चला रहे हो, उस समय में हमारे जो क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने में बड़ी दिक्कत है। और साथ साथ नेचुरली पब्लिक का भी एक एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है कि अगर हम कोरोना ना हो जाए, हम हार्ट अटैक हो जाए लेकिन कोरोना नहीं होना चाहिए, या हमें अगर किडनी फेलियर है तो कोरोना। आप सोचिए डायलिसिस के पेशेंट्स की डेथ हुई है, जो डायलिसिस नहीं करा पा रहे बेचारे रूटीन में। ऐसे लोगों से हमने आज तक, हम अखबार ले लें, न्यूज चैनल्स ले लें, कोरोना के अलावा नॉन कोरोना की बात ही नहीं कर रहे हैं। आज के दिन मैं सोचता हूं कोरोना तो अब रूटीन में अगले 2-3 महीने में पीक पे जाएगा। हम लोग तैयार हैं उसको देखने के लिए, करने के लिए। ऐसा नहीं कि सरकार भी अब काफी तैयार हो गई है, स्टेट भी तैयार हैं अब तो, बल्कि हेल्थ केयर से आप इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली ऐसा ही मूव नॉन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए भी हमको चलाना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो एक तरफ से मौतें बचाएं और दूसरी तरफ से लाखों लोग मर जाएं। वो ठीक नहीं। ठीक है राय साहब, क्या वाकई हमारे पास ऐसी मौजूदा वक्त में हम उस स्थिति में हैं कि हम पीक झेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर रणदीप गुलेरिया ये कहते हैं कि जून जुलाई में अगर पीक पर होगा कोरोना, और अभी अगर 7,000 केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आ रहे हैं, तो पीक में अगर कोरोना आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर होंगे। क्या उस पीक को झेलने के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारे पास इतनी तैयारियां हैं? देखिए, जहाँ तक पीक को झेलने की बात कर रही है नेहा जी, ये आप जानते हैं कि हमारी मेट्रोपॉलिटन जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत अच्छा है, मेडिकल सर्विसेज अच्छी है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी चिंता तो स्टेट कैपिटल्स भी अच्छी हैं, लेकिन वो हमारे गांव को, डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं वेंटिलेटर का कोई साधन नहीं है। सर, कोरोना के आगे इटली झुक गया। आपको याद होगा कि किस तरह के हालात इटली में बने हुए थे या बने हुए हैं। वहां का अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, या वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, और जिस तरह की वहां की हेल्थ की सेवाएं हैं उनकी बात करें, तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है सर। हम तो 102 नंबर पर हैं। तो सवाल इस बात का है कि क्या हम पीक झेलने के लिए तैयार हैं? यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से जो कोरोना केसेज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या में सर सवाल इस बात का है कि हमारे पास उतनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे पास उस लेवल की स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। सरकार अपनी तरफ से हमेशा दावे कर रही है कि हमने यहाँ पे इंतजाम कर दिए, वहां कर दिए। आज दिल्ली जैसे शहर के अंदर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट को बेड मिलने में तकलीफ हो रही है। मुंबई के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति आ रही है। हम तो देख रहे हैं, तो हालत वाकई में बड़ी दयनीय होने वाली है कि अगर इस प्रकार से पीक पे चला गया तो इसको किस प्रकार से कॉप अप करेंगे। सिटीज के अंदर, यहाँ दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर में तो फिर भी मुश्किल है, मुमकिन है, लेकिन हमारे दूसरी जगह पर बहुत मुश्किल होगा। मैं खुद एज ए डॉक्टर होकर भी मैं कहता हूँ कि आने वाला वक्त है हमारे लिए वाकई में चैलेंज का है, और हमको डॉक्टर समाज को और सरकार को, देखिए हम आज शुरू से हम अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लेवल सरकार के शुरू से कहते हैं, सब चीजें अपनी जगह है सर। सरकार अपनी जगह दावा कर रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम भी जी जान से जुटे हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यश गुलाटी अब हम भगवान भरोसे चल रहे हैं क्या? नहीं, भगवान भरोसे नहीं चल रहे हैं। पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। हमारा सौभाग्य ये है कि न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में कुछ ऐसा या तो हमारे जेनेटिक्स में है या कुछ वैक्सीनेशन कुछ भी था, हमारी जो फैटेलिटी रेट है, जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ है, वो कंपेयर टू वेस्ट काफी कम है। तो ये होपफुल सिनेरियो है। और ये जो बीमारी है ये हर्ड इम्यूनिटी से ही ठीक होगी। और ये बीमारी अगर पूरे समाज में 70% के करीब लोगों में फैल के धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाए और हमारा केस फैटेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट ऐसा ही रहे, तो मेरी ये उम्मीद है और मेरा अंदाजा है कि हम इसमें से निकल जाएंगे। लेकिन हमको मूर्ख नहीं बनना है। हमको अपना, वो कहते हैं कि अपना जब एक अच्छा ठीक चल रहा हो, अपना उसको खराब नहीं करना चाहिए, अपने सिस्टम को। सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि सब कुछ हम चालू रखें। लो डोजेस हमारी इन्फेक्शन हो,
मुझे लगता है हम इससे निकल जाएंगे। कुछ भगवान ने हमारे जेनेटिक्स में ऐसा दिया है कि हम अभी तक बच पा रहे हैं। फर्टिलिटी रेट अभी भी कम है, डेथ रेट अभी भी कम है कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, हम समझदारी से इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है डॉक्टर अंकित, सवाल इस बात का है जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर यश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मृत्यु दर बहुत कम है और इससे हम बहुत इजीली निकल जाएंगे। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इससे निकला जा सके। क्या आपको भी लगता है, आप भी इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? और सरकार क्या आपको लगता है कि यही एक विषय लेकर आगे चल रही है, क्योंकि मृत्यु दर तो कम है इसलिए अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, इसलिए लॉकडाउन में भी ढील दी जा रही है, इसलिए अगर केसेस बढ़ेंगे भी कम से कम मृत्यु दर तो कम है जी, इसी पे आगे बढ़ रही है? देखिए, ये तो जहां तक नेहा जी है कि मृत्यु दर वाकई में हमारा कम है अगर हम कंपेयर करते हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये डराने वाली लगती है कि केसेस जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न से बहुत ज्यादा है। और हमारे जो पॉपुलेशन का अगर 3% भी अगर हम टोटल में मान ले कि अगर हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए 70% लोग अगर उससे इम्पैक्ट होने चाहिए, 60 से 70%, तो लगभग 80 करोड़ जनता जो है उसका प्रभावित होना चाहिए। और 80 करोड़ का अगर हम 3% भी मानते हैं तो हमारे पास लगभग 2.4 करोड़ डेथ का करीब में आती है, जो एक बहुत ही भयावह स्थिति होगी अगर आप कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी का हम वेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो सारी चीजें, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूं कि लोग लॉकडाउन में जो ढील दिया गया है उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जो हैंड हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। ये आप ही अपनी मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लोग एक शराब की दुकान खोली और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। तो ये सारी चीजें लोगों को भी समझनी है, ये यहाँ कोई सरकार नहीं, बिल्कुल लोगों को भी समझना होगा, लोगों को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और अपने साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना होगा। और यही वजह है कि आपको एहतियाती कदम उठाने के साथ ही अपने घरों से बाहर निकलना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा में दरअसल आज हमने बात की किस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच इस बात को भी याद रखना चाहिए कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और ऐसे में अगर आप बाहर निकलते हैं घरों से तो वाकई पूरे एहतियात के साथ निकले, प्रिकॉशंस के साथ निकले। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।